Hello everyone, my name is Manju Saraswat and today we are going to start Democratic Politics chapter 3, that is electoral politics. So in this series we are going to know about the electoral politics. It means in this chapter we will know about the elections, what is the need of elections, importance of elections, because in this class you know about the democracy, what is democracy, and what is the need of constitution in democracy. So in this series we will know about the what is the need of elections in डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. सो एज यू नो कि अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सबको आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इस सीरीज़ में हम भी क्या करेंगे कि इसको हरियाणा के बारे में एक छोटी सी केस स्टडी, एक स्टोरी के बारे में पहले पढ़ेंगे जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमने सीन लिया है, ये सीन कहाँ का है? ये सीन है हरियाणा का. ये कहाँ का सीन है? हरियाणा का है. और बहुत ज़्यादा जो क्राउड है वो वेटिंग में है ना. ऑल दे आर वेटिंग फॉर देयर लीडर. ये सब लोग जो क्राउड है ये अपने लीडर का वेट कर रही है, जैसा कि आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है वो अलग से. तो ये किसका वेट कर रहे हैं? वो अपने लीडर देवीलाल का वेट कर रहे हैं. चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति जो है उसके ये चीफ हैं. हु वॉज द एड्रेस? इनको क्या करना है कि भाई यहाँ पे इन्होंने मीटिंग जो है एक ली है करनाल में ऑन थर्सडे नाइट. एंड 76 ईयर ओल्ड ये जो लीडर हैं, ही इज़ अ वेरी बिजी मैन इन दीज डेज. इन दिनों ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं. जैसा कि आपको पता है कि जो चुनावी या इलेक्शन का जो टाइम होता है उस समय सारे लीडर्स जो है बिजी होते हैं. उनको जगह जगह अपनी मीटिंग करनी होती है, लोगों को एड्रेस करना होता है, अपनी पॉलिसीज़ को से लोगों को फैमिलियर करना होता है, जिससे कि उनकी तरफ जो है पार्टी की तरफ जो है लोग अट्रैक्ट हों. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्लिप दी हुई है आपकी बुक में, ये है एक न्यूज़पेपर की क्लिप ली हुई है. यहाँ पर जो सीन बताया गया है ये हरियाणा में जो इलेक्शन हुए हैं 1987 में, ये तब की बात यहाँ पर दिखाई गई है. एक्चुअली उस टाइम पर जो 1982 में जो इलेक्शंस हुए थे तो वहाँ पर जो विनर रही वो पार्टी कौन सी थी? वो पार्टी थी कांग्रेस. कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस. तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मिस्टर देवीलाल चौधरी है ना. अब ये यहाँ पर जो एड्रेस करने आए हैं, यानी कि जो इलेक्शंस का टाइम है वो 1987 का टाइम है. और ये जो टाइम पीरियड है 5 ईयर का कांग्रेस का कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पर अभी ये इलेक्शंस हैं. तो ये जो ये अपोजिशन के लीडर हैं, देवीलाल चौधरी जो हैं वो किसके लीडर हैं? अपोजिशन के लीडर हैं. और इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है न्याय युद्ध. क्या नाम है? न्याय युद्ध. यहाँ पर आप अपने पास मेंशन कर सकते हैं न्याय युद्ध, दैट इज द मूवमेंट लेड बाय देवीलाल चौधरी जी. क्योंकि ये यहाँ पर जो इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय युद्ध. एंड जो पार्टी इन्होंने इन्फॉर्म की है उस पार्टी का नेम क्या है? लोकदल. क्या नाम है उस पार्टी का? लोकदल. सो यू कैन राइट, यू कैन मेंशन. एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उन्होंने अदर अपोजिशन पार्टीज़ को भी ज्वाइन किया हुआ है कांग्रेस के खिलाफ इस इलेक्शन में. और वो जो इलेक्शन की कैंपेनिंग है तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि भाई अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उनका लोन माफ़ कर देंगे. सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट का यही काम रहेगा. तो ये जो प्रॉमिस किया है उन्होंने, तो यानी कि यहाँ ये जो प्रॉमिस है, ये जो वादा है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये फर्स्ट एक्शन उनका होगा. तो ये जो फर्स्ट उनका एक्शन रहेगा जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है इसमें. तो पीपल वर अनहैप्पी. जैसा कि हम लोगों के यहाँ पर ये हिस्ट्री रही है, ऐसा कुछ इतिहास रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो रनिंग गवर्नमेंट होती है वो एक्चुअली क्या होती है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो हार ही जाती है, क्योंकि लोगों की किसी भी तरीके से वो विशेज़ को फुलफिल नहीं कर पाते. बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो कि उससे अनहैप्पी होते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. जो उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी? जो 1982 में जो विनर रही है, दैट इज कांग्रेस. तो दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल चौधरी. देवीलाल जी की जो प्रोमिसेस थी उनसे वो लोग क्या हुए? अट्रैक्ट हुए. तो जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोकदल और उसके जो
सहयोगी रहे हैं लोकदल और उसके पार्टनर्स को 90 में से 76 सीट्स मिली हैं, यानी कि वो 76 सीट से जीते थे स्टेट असेंबली में। और लोकदल ने अकेले लोकदल, यानी कि यहाँ पर उन्होंने उनके किसी अलायंस पार्टी की बात नहीं हो रही है, अकेले लोकदल को कितनी सीट मिली है, यहाँ आप देखेंगे 60। कितनी सीट मिली है? 60 अकेले लोकदल को मिली है। 10 हैड अ क्लियर मेजोरिटी है यहाँ पर उनकी। एंड द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, और कांग्रेस को यहाँ पर टोटल कितनी सीट मिली है? केवल 5 सीट मिली है। तो वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, तो जब एक बार इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हो गए तो जो सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर रिजाइन हो गए थे, एंड द न्यूली इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के थे ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर, यानी कि एज अ चीफ मिनिस्टर। एंड द गवर्नर इन्वाइटेड, भाई किसके लिए? फॉर to as a new chief minister. And 3 days after the election results were declared and he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loan of the small farmers and agricultural labor and small businessmen as he announced before. जैसा कि उन्होंने कैंपेनिंग के टाइम पर क्या किया था, अनाउंस किया था कि वो छोटे बिजनेसमैन फार्मर्स वगैरह का क्या कर देंगे, लोन माफ़ कर देंगे। तो वाकई में ये उनकी गवर्नमेंट का फर्स्ट एक्शन भी रहा। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, और उनकी पार्टी ने 4 साल रूल भी किया है। एंड द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड, अब जो नेक्स्ट इलेक्शन हुए वो 1991 में हुए। बट दिस टाइम दिस पार्टी डिड नॉट विन, इस बार लेकिन उसको क्या नहीं मिला? पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया पार्टी को, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई इनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला है। अब वो नेक्स्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे लोग? अब नेक्स्ट लोग फिर से कांग्रेस जीत चुकी है। यहाँ पर फिर विनर कौन रहा है? 1991 में यहाँ पर कांग्रेस फिर से विनर रही है। एंड द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और इस तरीके से आपने देखा कि कैसे पहले कांग्रेस विनर रही 1982 में, फिर 1987 में देवीलाल चौधरी जी आए, एंड फिर नेक्स्ट 1991 में फिर से कांग्रेस विनर रही। तो व्हाट इज़ द रीज़न कि लोग जो है पार्टीज़ जो है चेंज हो रही हैं? तो क्या रीज़न है? ये चुनाव क्यों होने चाहिए, इलेक्शंस क्यों होने चाहिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पर एक फिक्स टाइम पीरियड पर इलेक्शंस होते हैं, है ना। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। और ऐसे 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो है चुने जाते हैं, किसके द्वारा? इलेक्शंस के द्वारा जो है रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? हमें इलेक्शंस की नीड क्या है? एक्चुअली कि अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। क्या भाई एक जो शासन है वो बिना इलेक्शन के पॉसिबल है? इफ़ ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे टेक ऑल डिसीजंस, डेफिनेटली अगर सारे लोग एक साथ बैठ जाएं और एक साथ बैठकर डिसीज़न ले सकें तो फिर इलेक्शंस की नीड नहीं है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे लोग एक साथ बैठकर डिसीजन अगर ले सकें तो इलेक्शन की नीड क्या है? फिर हम क्यों चुने किसी और को? डेमोक्रेसी में तो सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो सभी लोग एक साथ बैठ जाएं। लेकिन क्या एक वास्ट कंट्री में ऐसा पॉसिबल है? एक लार्ज कम्युनिटी में ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना ही ये पॉसिबल है कि हर व्यक्ति को नॉलेज हो, टाइम हो उसके पास, डिसीजन लेने की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको सारे जितने भी मैटर्स होते हैं उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं? एक लार्ज जो कम्युनिटी होती है वो अपने बिहाफ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को इन सब जो मैटर्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते हैं। तो देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव? क्या यहाँ पे कोई ऐसा डेमोक्रेटिक वे है जिससे कि रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जा सके? भाई क्या किया जा सकता है? जैसे कि बहुत सारे बेसिस हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्शन के बेस पर ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें।
सपोज सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, सभी को एक जैसी नॉलेज नहीं होती है, सभी को सारे फील्ड में नॉलेज नहीं होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो चलो अपनी जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का तरीका कोई और भी तो हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि इसके लिए वो इलेक्शन का ही तरीका अपनाए। तो कौन से और तरीके हो सकते हैं, जैसे कि भाई उनको नॉलेज के बेस पर, उनको एजुकेशन के बेस पर सेलेक्ट किया जा सकता है। तो देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। भाई यहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगी कि भाई क्या कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कौन नॉलेजेबल है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज क्लियर सच एज द प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। यानी कि अगर ये जो प्रॉब्लम्स अगर ये सॉल्व हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या इलेक्शंस की नीड होगी, क्या आवश्यकता रह जाती है इस तरीके की, अगर कठिनाइयाँ दूर कर लेते हैं तो, प्रॉब्लम्स दूर कर लेते हैं तो। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेटिक, लेकिन क्या इस तरीके के सिलेक्शन को आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, या इस तरीके की कोई भी अरेंजमेंट, इस व्यवस्था को डेमोक्रेसी कह सकते हैं, है ना। तो इस बात का हम कैसे भाई अंदाज़ा लगाएंगे, पता लगाएंगे कि जिसको हम चूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल, है ना, लोगों का शासन। तो जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है उसको लोग पसंद भी करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भाई लोगों की उसे इच्छा से है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये सब के लिए क्या है, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक एक भाई लोगों की जैसे कि चॉइस बदलती रहती है ना। तो एक टाइम पीरियड के बाद एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि एक टाइम टू टाइम ये क्या होता रहे, चेंज होते रहें, यानी कि लोगों की अगर विश के अकॉर्डिंग ये क्या होते रहें, ये लीडर्स चुने जाते रहें। तो ऐसी मैकेनिज्म जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो मैकेनिज्म, बाय द पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो, तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम इलेक्शन कहते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो व्यवस्था है, इसको ही हम चुनाव के नाम से जानते हैं। तो देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि इलेक्शंस एक्चुअली करते क्या हैं, भाई इलेक्शंस क्या है, जिसकी नीड क्यों है हमें। तो हम देखेंगे कि इलेक्शंस गिव द वोटर्स द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव और रूलर, यानी कि यहाँ पर इलेक्शंस के थ्रू वोटर जो हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना रूलर चूज़ कर सकते हैं। इलेक्शंस के थ्रू वोटर्स जो है अपनी इच्छा से गवर्नमेंट बना सकते हैं एंड मेजर डिसीजंस ले सकते हैं उनके द्वारा, एंड दे कांट टू द पार्टी हुज पॉलिसीज विल, है ना। अब यहाँ पर जो है ये जो आप यहाँ पर ऐड करेंगे इस तरीके से, एंड दे कैन चूज एंड दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर वो एक ऐसी पार्टी चूज कर सकते हैं जो कि क्या लेगी, उनके बिहाफ पर डिसीजन लेगी, मेजर डिसीजंस वगैरह लेगी, है ना, और जो कि गवर्नमेंट को क्या करेगी, गाइड करेगी और लॉ बनाएगी। तो इलेक्शंस प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वलिटी, यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो किस तरीके से, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की भी अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू, है ना, सभी को इक्वल, यानी कि सभी को राइट है कि वो अपना रूलर चूज कर सकें, ठीक है। तो एंड द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग दैट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर नॉट और नॉट। तो यहाँ पर ये एक इस तरीके का एनालाइजिंग भी है इलेक्शन के, भाई जो आप मान लीजिए आपने 5 ईयर बिफोर जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप पसंद करते थे, नाउ द कंडीशन इज़ कि यू आर नॉट हैप्पी विद द वर्क ऑफ हिम, वर्क ऑफ हिज, तो आप जो है उसके वर्क से हैप्पी नहीं हैं, नाउ यू कैन चेंज हिम, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर वो डिफीटेड पर्सन है, इट मीन्स लोग अब उसको क्या नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, और अगर जो कोई विनर है तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं थ्रू द इलेक्शंस। सो अब ऐसा क्या है
व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, ये कॉन्सेप्ट आप दो जगह पढ़ेंगे। इंडिया में क्या इलेक्शंस जो डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप आगे, एंड व्हाट मेक्स इलेक्शंस, यानी कोई भी यहाँ पर हम किसी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी इलेक्शंस को हम कैसे कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो फर्स्ट तो भाई उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्शन जो है क्या है वो डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ पर जो ये जो कंपटीशन है ये बहुत तरीके की जो है रूप ले लेती है कई बार, कि इसका जो आप देखेंगे कि जो एरिया है, यानी कि यहाँ पे इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, बहुत तरीके से किया जा सकता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, सभी में इलेक्शंस होते भी हैं जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, बट द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, तो आप कैसे कहें चूज करेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है या ये इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शंस तो कैसे होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी समटाइम्स होते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन दिस चैप्टर सेकंड, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हमने जो कंडीशंस रखी हैं, कुछ मिनिमम कंडीशंस हैं जो कि अगर फॉलो की जाती हैं तो ये इलेक्शंस क्या हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी कि हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना रूलर चुन सके, और हर एक जो वोट है उसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और जो नेक्स्ट है वो क्या है कि देयर इलेक्टोरल चॉइसेस, तो यहाँ पर इलेक्टोरल चॉइसेस तो क्या है कि चॉइस शुड बी ऑफर्ड अ रेगुलर इंटरवल, है ना। तो इलेक्टोरल चॉइसेस में भी आप देखेंगे कि देयर शुड बी द सम थिंग टू चूज फ्रॉम, यानी कि वैरायटी पार्टी एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस, शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। तो इलेक्टोरल चॉइसेस यानी कि लोगों के पास फेयर चॉइसेस होनी चाहिए इसके लिए, चुनाव के लिए, और एक फिक्स्ड टाइम पर, एक रेगुलर इंटरवल पर भी इलेक्शंस होने चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं। एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी कि इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। तो ये कैसे कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर है, एक्चुअली क्या है कि कैंडिडेट वही इलेक्ट होना चाहिए जिसको कि लोग वाकई में पसंद करते हैं, देयर इज़ नो स्कोप फॉर करप्शन। तो ये जो कंडीशंस हैं, मिनिमम कंडीशंस हैं, दीज आर द फॉलोड बाय द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो ये जो कंडीशंस हैं अगर ये फॉलो की जा रही हैं, इट मीन्स दीज इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। सो नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, और यहाँ पर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है आप वन जो ऑफ इसमें गिवन है उसको आप कट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए कि क्या है ये फर्स्ट जो इसमें डिमेरिट दी हुई है कि भाई इसके देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या होता है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं। तो जो ये जो अरेंजमेंट है इसके क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस कंपटीशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड ग्रुपिज्म एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन एवरी लोकेलिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो है पॉपुलेशन है वो बहुत तरीके से डिवाइडेड है, हिंदू, मुस्लिम, ये सिख है, ये मराठी है, ये गुजराती है, ये यूपी से है, ये बिहारी है। तो और ऊपर से फिर कास्टिज्म, रेसिज्म, है ना, बहुत तरीके से डिवीज़न है। और उसके बाद भी हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिवीज़न है वो इस तरीके से भी देखा जाता है हर एक लोकेलिटी में कि दीज आर द फॉलोअर ऑफ कांग्रेस, दीज आर द फॉलोअर ऑफ बीजेपी। तो इस तरीके से ये जो है अपने आप में क्या हो जाते हैं, ये जो ग्रुपिज्म है ये क्या करती है, डिसयूनिटी क्रिएट करती है लोकेलिटी में। आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफ यूज डर्टी ट्रिक्स लाइक बूथ कैप्चरिंग, है ना, टू विन इलेक्शंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग जो पार्टीज होती हैं या कैंडिडेट होते हैं वो अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, किसके लिए, यहाँ पे इलेक्शंस को विन यानी कि जीतने के लिए, है ना, विनर होने के लिए। तो किस तरीके, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो है वोट डालने जाते हैं
तो उनके नाम के वोट कोई और डाल चुका होता है। इस तरीके की व्यवस्थाओं पर काफ़ी हद तक रोक लगा दी गई है ना। और इस तरीके की काफ़ी अरेंजमेंट भी किए जा रहे हैं। और कई बार तो क्या कर दिया जाता है कि वहाँ से जो पोलिंग बूथ होता है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाँ पोलिंग बूथ जो है शिफ्ट किया जा चुका है। तो बहुत तरीके से बूथ कैप्चरिंग भी की जाती है। और क्या होता है कि द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट नॉट अलाउड टू फॉर्म यूजफुल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। तो कई बार देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं किसी पार्टी का नेम नहीं लूँगी, लेकिन लोगों को क्या किया जाता है, वोटर्स को लालच दिया जाता है कि अगर हमारी पार्टी आती है तो यहाँ पर हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, वो प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों को लालच दिए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज से ये जो है कहीं दूर होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर होता है इलेक्टोरल फाइट, यानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके ये क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो ये जीतने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को ये क्या नहीं करते हैं, ये फॉलो नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि द कंपटीशन लीड्स टू द आइडिया ऑफ बीइंग डायरेक्ट इनटू अ हेल्दी कंपटीशन। तो यहाँ पर क्या है कि दैट्स व्हाई गुड पीपल डू नॉट एंटर एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल कंपटीशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपटीशन जो है, ये जो आइडिया है यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग जो है इसे डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो अनहेल्दी कंपटीशन है, यहाँ पर हेल्दी नहीं अनहेल्दी लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अनहेल्दी, ठीक है। तो ये जो अनहेल्दी कंपटीशन है, डायरेक्टली लोग जो यहाँ पर विचारों में इस तरीके की जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से, बहुत सारे जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। तो अब अगर हम, ऐसा नहीं है कि इसमें सब क्या है, डिमेरिट्स ही हैं। अब यहाँ पर हम इसकी मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या अच्छा ही है, या अगर इसमें मेरिट्स ना हो तो हम लोग क्या है, क्या इसमें डेमोक्रेसी में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे। तो मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स, यानी कि यहाँ पर चुनाव की मेरिट्स क्या है, कुछ फ़ायदे क्या हैं। तो आप देखेंगे कि रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। कैसे कि दे नो, वो जानते हैं कि इफ़ दे रेज इशूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो लोगों की विश से वर्क करेंगे, जो लोग चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको नेक्स्ट इलेक्शन में चांस मिलेगा। दे कैन बी कंटिन्यू एज यू आर सीइंग विद बीजेपी, है ना। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू बी इन पावर, अगर देखिए कोई व्यक्ति वाकई में पावर में रहना भी चाहता है, लॉन्ग टर्म तक पावर में रहना चाहता है, तो वो उनको इसमें मोटिवेशन मिलता है कि दे हैव टू वर्क विद द डिजायर ऑफ पीपल। तो उनको इस तरीके से लोगों की डिजायर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सो दे आर फोर्स्ड टू वर्क in healthy way. So then it will be forced to send the people and it reveal the real motive of the political parties। और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लोगों का रियल मोटिव क्या है, कि जो वो इलेक्शंस के थ्रू यहाँ पर इसमें क्या होता है, वो रिवील होता है। तो ये रियल मोटिव क्या है, यानी कि लोग एक्चुअली क्या सिर्फ क्या करना चाहते हैं, लोगों से बेनिफिट लेना चाहते हैं, लोगों की सर्विसेज देना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं। आजकल तो देखेंगे बहुत सारे युवा वर्ग ऐसा भी है ना, यंग जनरेशन जो है हमारी, कि वाकई कुछ लोग तो इसमें करियर भी बनाने में इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क विद द पीपल्स चॉइस, तो आपको उनके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस जो अपनाया जाता है, वो होल प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो हम धीरे धीरे इन सब के बारे में हम बात करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है, इसके प्रोसेस में किन किन पहलुओं से हमें गुजर के जाना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या होता है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं यहाँ पर, यानी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है कि इंडिया में क्या होता है, एन एरिया बेस्ड system of representation is followed where the country is divided into different areas for purpose of election। देखिए आपका जो इस कंट्री है वो सिर्फ स्टेट वाइज डिवाइडेड नहीं है, एरिया वाइज वो जो है
पार्लियामेंट में जैसे कि जितनी सीटें होती हैं, है ना, और जो स्टेट वाइज ये जो है डिवाइड होता है। तो इलेक्शन के पर्पस से भी ये क्या होता है, एरियाज डिवाइड होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। वे अब इसमें क्या है कि एवरी वोटर हु लिव इन अ एरिया, और वो जो वोटर जो है जिस एरिया में रह रहा होता है ना, वोट्स फॉर वन रिप्रेजेंटेटिव, उस अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो वोट करता है। जैसे कि आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के लिए लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है कि इंडिया डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया जो है क्या है, डिवाइडेड है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जो रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है इंडिया, तो 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ से प्रत्येक से, यानी कि हर एक से एक मेंबर चुनकर जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। और यही चीज़ हम देखेंगे कि विधानसभा, है ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्शन होते हैं तो हर एक स्टेट जो है वो किस में डिवाइडेड होता है, इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जितनी उसमें क्या होती हैं असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके मेंबर को हम क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। तो ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन इट। The same principle applies for the पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस ऑल्सो। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्शन के पर्पज से भी जो एरियाज को डिवाइड किया जाता है वहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, और इस तरीके से ये डिवीजन किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो सेकंड है वो क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम क्या कर देते हैं, रिजर्व कर दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। तो रिजर्व क्यों किया है, रिजर्व किया है क्योंकि जैसे उन्होंने सबसे पहले बात यही की कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए, एक ऐसा नेशन होना चाहिए। तो सभी को समान अधिकार मतलब यानी कि कुछ जो मेजोरिटी में कहीं ना कहीं हाइड ना हो जाए, तो इसीलिए जो वीकर सेक्शन है हमारे यहाँ, वीकर सेक्शन कौन सा है, SC ST, है ना, और OBC, विमेन, तो ये हमारे यहाँ वीकर सेक्शन के तौर पे जाने जाते हैं। तो इस वीकर सेक्शन के लिए क्या कर दिया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया है। तो इनको हम क्या कहते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। तो व्हाट इज द नीड बिहाइंड इट, इसके लिए नीड क्या है कि जो मेजोरिटी के बीच में कहीं ना कहीं इनको भी जो है मौका मिले कि ये जो है रूल मेकिंग में इनको भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। सो दैट इज़ द नीड ऑफ द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर हम वोटर लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है जो इंडिया में क्या है कि भाई इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है, फिर हर एक इलेक्शन से पहले एक वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। तो ये क्या लिस्ट है, ये द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल। तो हर व्यक्ति देखिए, अब हर साल कुछ लोग तो क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ लोग हर साल 18 वाली एज में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, हर एक इलेक्शन से पहले ये इसको क्या होता है, अपडेट करना होता है लिस्ट को, है ना। तो यानी कि कितने लोग जो हैं एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि ये एक ऑफिशियली लिस्ट बनाई जाती है जिसको हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं, कॉमनली इसको वोटर लिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट तैयार की जाती है ये क्या है, यानी कि हर व्यक्ति कितने लोग जो हैं इसमें तय किया जाता है कि राइट टू वोट किस किसको है, फॉल अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर कितने लोग आते हैं। इट मीन्स ऑल द सिटीजन्स, यानी कि जितने भी लोग हैं जो 18 ईयर्स अबव हैं या 18 ईयर्स के हैं, तो वोट इन एन इलेक्शन रिगार्डलेस, न किसी कास्ट रिलीजन वगैरह की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर आप जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि यानी कि राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, रेस एटसेट्रा। किसी के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी को क्या है, राइट टू वोट दिया जाता है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से तो आप बहुत अच्छे से पहले से जानते ही हैं, लेकिन जो हर एक इलेक्शन से पहले क्या किया जाता है, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। और ये वोटर लिस्ट क्यों तैयार की जाती है अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। फिर जो प्रोसेस आता है उसके बाद, नॉमिनेशन से पहले भी जो प्रोसेस आता है वो वोटर लिस्ट के साथ साथ क्या आता है, यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यानी कि जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है इशू किए जाते हैं। ये क्या कार्ड होता है, यानी कि ये एक नया सिस्टम है क्या, कि अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इससे क्या है, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ ही सालों में भी। तो द कार्ड हैज़ नॉट बीन, जब ये कार्ड नहीं थे ना, फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, तो बहुत सारे लोगों के फर्जी वोट डल जाया करते थे। तो ये जो कार्ड है हैज़ नॉट बीन मेड कंपल्सरी फॉर वोटिंग। ऐसा नहीं है कि जिसके
उसके पास कार्ड नहीं होगा कि वो वोटिंग नहीं कर सकता है। एंड द वोटर्स कैन शो एनी अदर प्रूफ भी दिखा सकते हैं कि भाई वो जिस एरिया के वो वोट डालने आए हैं उस एरिया का वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हैं, आधार कार्ड दिखा सकते हैं, लेकिन उनका उस नाम में वोटिंग लिस्ट में नेम होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है कि जो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स की, यानी कि जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है चुनाव के लिए वो व्यक्ति जो है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए उसकी कैंडिडेट की, जैसे कि वोटर की कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 होनी चाहिए। तो वोटर जो फाइट करने वाला है उसकी मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके ऊपर कि क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए, है ना। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो अपना एक कैंडिडेट चुनती हैं, उसको नॉमिनेट करती हैं, हु गेट द पार्टी सपोर्ट, जिसको कि पार्टी की क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड द पार्टी टिकट। पार्टी का जो नॉमिनेशन है उसी को लोग क्या लोकली क्या कहा जाता है, पार्टी टिकट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो जिनको किसी बड़ी पार्टी की सपोर्ट नहीं मिलती है और वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, सारे खर्चे उठाते हैं, और वैसे उनके लिए जो खर्चे कौन उठाता है, उनकी पार्टी उठाती है, ठीक है। तो इलेक्शन कैंपेनिंग यानी कि इसके साथ ही नॉमिनेशन के साथ ही क्या होता है कि एक इलेक्शन कैंपेनिंग यानी कि प्रचार प्रसार का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इलेक्शन कैंपेनिंग यानी पार्टी क्या करती है, अपने उसके लिए क्या करती है, प्रचार करती है। तो बिफोर इट यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं किसके लिए नॉमिनेशन में, तो जो कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी हम आपको नोट्स में दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्शन कैंपेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि स्लोगन दिया जाता है, जो हर एक पार्टी का अलग अलग होता है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके अंतर्गत इनको प्रचार प्रसार करना होता है। फिर पोलिंग भी होती है, काउंटिंग ऑफ द वोट होते हैं। तो यहाँ पर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स और इलेक्शन कैंपेनिंग इनको भी हम जो है नेक्स्ट, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ी लेंदी होती जा रही है तो इनको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो and the main point, unfair practices in elections, what makes elections in India democratic, challenges to free and fair elections। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं एंड इंक्लूडेड द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, सम पॉइंट्स को हम उसके फिर से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।